बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा लेक्चर है इनहेरिटेंस से रिलेटेड, यानी हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 15। और इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है और जीन्स क्या होते हैं, इन लेक्चर्स में से किसी एक लेक्चर को भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे है जैसे अगर आपको एक टॉपिक अगर समझ आ गया तो अगला भी आ जाएगा, नहीं आया तो अगला भी नहीं आएगा। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल। और इसमें जो जो टॉपिक आपको डेली पढ़ाए जाएं वो आपने रोज़ याद करके आने हैं, ताकि अगले टॉपिक में जो वही टर्म्स यूज़ होंगी तो वो आपको पता हो। ठीक है, सबसे पहली बात हमने पढ़नी है जी इनहेरिटेंस क्या है, और बल्कि एक लफ्ज़ उससे भी पहले हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द जेनेटिक्स। सही है। अब जेनेटिक्स किसे कहते हैं? हम कहते हैं सर जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब आता है कि सर इनहेरिटेंस क्या होती है, तो बेटा इसको हम कहते हैं विरासत, यानी हम कहेंगे द ट्रांसमिशन ऑफ, अब यहाँ हम कहेंगे एक जनरेशन से ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स, यानी वन जनरेशन, टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी द नेक्स्ट जनरेशन। ये माँ बाप है, पेरेंट्स, और ये औलाद है। और अगर आप देखें, गौर करें तो इसमें आपको तीन चीजें नजर आएंगी। सही है। सबसे पहली बात, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड स्टडी ऑफ जी। आप ये समझें, इसको एक मजे की बात छोड़ें, जिस चीज के एंड में ICS आ जाए इसका मतलब हम वो चीज को स्टडी कर रहे हैं, यानी ये नॉलेज उस चीज से रिलेटेड है। तो जीनेटिक्स, फिजिक्स आप जानते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जीनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अगर आप बात करें तो 9th क्लास में भी आपने ये वाली बात पढ़ी हुई थी। अच्छा, अब इनहेरिटेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आपके दिमाग में दो सवाल इस वक्त जन्म लिए हैं कि सर व्हाट आर दीज जीन्स। बाकी तो चलो हमें समझ आ गया कि इनहेरिटेंस ये है, माँ बाप से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली को हम जेनेटिक्स इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरा, सर ये कौन सी खसूसियात हैं, ये कौन से कैरेक्टर हैं, ये क्या चीज़ है, तो ये मतलब इनको डिफाइन हमें करना चाहिए। सबसे पहले इसमें बेटा, सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स को डिफाइन करेंगे, तो इनको हम कहते हैं ट्रेट। क्या कहते हैं? ये हमारा आज का तीसरा कॉन्सेप्ट है, ट्रेट। ट्रेट किसे कहते हैं? वो खसूसियात, यानी वो कैरेक्टर्स जो मुंतकिल होते हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। फर्ज किया हाइट, फर्ज किया हम कहेंगे बॉडी शेप किसी हद तक, फर्ज किया आप इंटेलिजेंस, फर्ज किया कलर, आंख का कलर, दिमाग, नाक का कलर, आई मीन स्किन कलर, जो है हेयर कलर, हेयर की टेक्सचर, बाल कैसे हैं, सीधे हैं कि वो कर्ली हैं, ये सारा कुछ हम कहेंगे दीज आर द ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये बात भी हमें समझ आ गई कि ये क्या है। अब सवाल पैदा होता है, सर जीन्स क्या है? जीन्स की मैं यहाँ एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आपके सामने लिखूंगा, और फिर उसके बाद हम क्रोमोसोम्स के बारे में भी, क्योंकि जीन्स की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम्स का ऑब्वियसली जिक्र आएगा। एक बात यहाँ पे मुझे पॉज करके एक बात आप ज़रूर सुनिए, वो ये है कि सर ये जो ट्रेट्स होते हैं, ये जो कैरेक्टर होते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? ये हमने कहा कि खसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हुई हैं। अब हम कहेंगे सर वो खसूसियात कैसे, क्योंकि अब्बे ने कोई तार किया था या कोई टेलीफोन किया था, कोई SMS किया था बच्चे को कि ऐसा ऐसा बन जा? नहीं, वो खसूसियात मुंतकिल होती हैं बेटा जीन्स के ज़रिए। और अब जीन्स उन खसूसियात को कैसे कंट्रोल करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
हमारे बाल कैसे होंगे, ये प्रोटीन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ है। अब वो प्रोटीन कौन सी है और कैसी है, ये डिसाइड करेगा हमारे बाल कैसे होंगे। स्किन कलर के अंदर, वो जो स्किन कलर के अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं, कोई कलर्स के जीन्स हैं, ठीक है, वो जीन्स कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन्स डिसाइड करेंगी कि हमारा स्किन कलर ऐसा होगा। यानी असल में डायरेक्टली तो जो हमारी बॉडी बनती है उसको प्रोटीन कंट्रोल करते हैं, यानी प्रोटीन की वजह से वो वैसी होती है। और प्रोटीन को कौन कंट्रोल करता है, जीन्स, वो जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब इसका मतलब सर ये बार बार बात हट के जीन्स की तरफ आ रही है। अगर आप गौर करें अभी तक आपको चीजें समझ आ गई हैं, दैट इज द जीनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, कैरेक्टर्स यानी ट्रेट क्या है, और वो ट्रेट पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। उन ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है, उन ट्रेट्स को जीन कंट्रोल करते हैं। कैसे, बाय मेकिंग द प्रोटीन्स, या बाय हम कहेंगे कोडिंग, हम अभी डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए हमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा जी जीन। जीन क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो फिर हम कहेंगे दीज आर दी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स विच कोड्स, या हम कहेंगे विच कैरीज the information for synthesis of one protein is called gene of that protein. जीन ऑफ द, ये है बेटा जीन की डेफिनेशन, जो कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन के नीचे आप एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट देंगे, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है, ये अभी मैं आपको लगेगा सर ये बड़ी लंबी चौड़ी, नहीं, ये बड़ी मजे की डेफिनेशन है। बेटा देखें, मेरे अंदर इंसुलिन बनेगी कि नहीं बनेगी है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए कि वो इंसुलिन कैसी बनेगी, उसमें पहले नंबर पे क्या लगेगा, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ऑल दी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये इंसुलिन कैसी बनेगी, उसके अंदर अमाइनो एसिड नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 कौन होगा, नंबर 3 कौन होगा, इसका जितना कोड होगा ना वो सारे का सारा लगा होगा इसके ऊपर, हम कहेंगे जीन के ऊपर। जीन बताता है ये प्रोटीन ऐसे ऐसे बननी है, कैसे बताता है वो हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर, उसमें अभी आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपको जीन की डेफिनेशन पता। अब देखें, अब असल में क्या होता है यहाँ पे, अगर आप इस डेफिनेशन को समझना चाहते हैं, वैसे तो आप समझ चुके हैं कि ये डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का एक टुकड़ा है, अगर फर्ज किया ये एक धागा है डीएनए, तो इसका यहां से लेकर यहां तक का जो टुकड़ा है, इस पे वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो इंसुलिन के लिए है, तो ये पूरे का पूरा टुकड़ा इंसुलिन का जीन है। गलती समझ आ गई, ये इसको हम कहेंगे दिस इज द इंसुलिन जीन। सेगमेंट ऑफ द डीएनए होता कहां है, ऑब्वियसली क्रोमोसोम पे। हम इसका मतलब सर हमें क्रोमोसोम का भी पता होना चाहिए, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। और विच कोड्स या विच कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन, सिंथेसिस, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आप बोले, ऑफ वन प्रोटीन। एक प्रोटीन को बनाने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो डीएनए के जिस टुकड़े के ऊपर लिखी होती है, वो टुकड़ा उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। अब हमें एक चीज समझनी है, दैट इज सर ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्योंकि अभी ये भी हमें पता होना चाहिए, और ये जीन के बाद क्रोमोसोम हमारा अगला टारगेट है। व्हाट इज द क्रोमोसोम? अगर मैं आपके सामने क्रोमोसोम भी बनाऊं फिर मैं आपको बताऊंगा, तो वो है बेटा क्रोमोसोम, हम कहते हैं दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली आपको पता है ये सिर्फ तभी नजर आते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। क्रोमैटिन मटीरियल किसे कहते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन्स, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द क्रोमैटिन मटीरियल, और इनके ऊपर क्या है? दे कैरी
दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो वालिद से बच्चे को या माँ से बच्चे को मुंतकिल होती है, वो जो कैरेक्टर हैं वो असल में जीन्स की शक्ल में होती हैं, और जीन्स होते हैं डीएनए, और वो बेसिकली इन क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं। मैंने कहा दे आर द लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो ये डेफिनेशन है। असल में बेटा अगर हम देखें तो ये एक क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होता है, उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो उसका एक पार्ट होता है जिसको हम ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, आप सीधा भी बना सकते हैं। क्रोमोसोम की मुख्तलिफ शेप हो सकती हैं, आई शेप, वाई शेप, जे शेप, वी शेप, वो अभी आपके स्कोप में नहीं है 10th क्लास के, अभी वो एफएससी का 12वीं क्लास में है। अच्छा, क्रोमोसोम जब हमें नजर आते हैं ना तो वो ऐसे नजर नहीं आते, वो बेटा ऐसे नजर आते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम तभी नजर आते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। जब डिवाइड कर रहा होता है तो वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है, एस फेज से गुजर के आया होता है। ये बात आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये क्रोमोसोम हमें ड्यूरिंग दी डिवीजन हमें ऐसे नजर आते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि सर ये क्रोमोसोम जो है इसमें डीएनए, अच्छा इसमें क्या होता है, ये है ना डीएनए और कुछ प्रोटीन्स होती है। देखिए फर्ज किया ये एक प्रोटीन है, ये दूसरे, ये असल में कुछ प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स से मुराद गुच्छा होता है, इन्हें हिस्टोन्स कहते हैं, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये डीएनए है वो इनके गिर्द रैप होता है इस तरह से, ये यानी ये जो प्रोटीन्स हैं डीएनए प्लस हिस्टोन्स, हिस्टोन ये प्रोटीन्स है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये समझे ऐसा कि हिस्टोन असल में गेंद है, गेंद मतलब छोटे छोटे बॉल हैं, छोटे छोटे जिस तरह टेनिस बॉल होती है, और उसके ऊपर आप टेप करते हैं, तो जो हिस्टोन है वो एक गेंद है और उसके जो टेप की हुई है वो डीएनए, वो पूरा एक स्ट्रिप है। आप समझे एक गेंद को आपने किया, फिर अगली गेंद के गिर्द किया, फिर अगली गेंद के गिर्द किया, इस तरीके से। तो ये इस तरह की बीड्स बनते जाएंगे, और ये जिस तरह तस्बीह के दाने आपस में जुड़ते हैं लेकिन उनके गिर्द गिर्द डीएनए रैप हुआ होगा। अच्छा, एक हिस्टोन प्रोटीन और उसके गिर्द जितना डीएनए रैप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो ये हमें समझ आ गया जी कि जो डीएनए यानी एक गेंद और उसके गिर्द जो टेप लिपटी हुई है वो एक न्यूक्लियोसोम है। इस तरह डीएनए आगे चलता जाता है और हिस्टोन प्रोटीन्स भी। इनकी पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप 12वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना था कि ये प्रोटीन्स, अभी मैंने आपको हिस्टोन्स का तो बता दिया कि ये कुछ प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स है और इसमें इतना ही लिखा हुआ है। अब आते सर डीएनए क्या है। यहां पे अब हमारी बात आ गई कि हमने डीएनए को अगर हमने पढ़ना है तो हमें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ना पड़ेगा। वो डीएनए की स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये एक मॉडल है बेटा, मैं आपके सामने सिर्फ इतना सा हिस्सा ले रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे वो सारा पढ़ा देना है। तो फर्ज किया मैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के पॉइंट्स, चलो मैं यहीं लिख देता हूं। वॉटसन एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इवन के ये जो क्रिक मॉडल, ये असल में बेटा क्या था, उस वक्त डीएनए की स्ट्रक्चर शाया हुई थी। शाया होने से मुराद होता है कि पेपर के अंदर बताया गया कि डीएनए ऐसा हो, ऐसा है, उसमें ये चीज़ है, उसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है। वो अभी मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ। दूसरे नंबर पे ये दो स्टूडेंट्स थे एक यूनिवर्सिटी के, शायद आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने, इनके नाम थे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने ये मॉडल पेश किया जिस तरह हमें स्कूल में रॉकेट के मॉडल मिल जाते हैं कि भाई आप ये बना के लाएं, पेंडुलम के मॉडल बना के ले आते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मॉडल्स वगैरह बना के ले आते हैं फिजिक्स में। इन लोगों ने देखा कि ये डीएनए ऐसा ऐसा है, तो इन्होंने फिर उसकी एक स्ट्रक्चर बना दी। सही है, और वो स्ट्रक्चर बनाई और साथ में 3, और वो जो रियल स्ट्रक्चर जब एक्सरे एनालिसिस से निकाली गई तो वो वही तकरीबन वही स्ट्रक्चर थी, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा उनकी कामयाबी थी, और इस जो है ना, इसलिए ये मॉडल का नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया, पूरे डीएनए स्ट्रक्चर के। और ये 1953 में ये मॉडल आया था। क्योंकि ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये अक्सर औकात MCQ आता है 1953 वाला, कि ये कब था। अच्छा, इसके हवाले से अगर मैं आपको इसके पोस्टुलेट लिखवाऊँ ना तो वो हम कहेंगे थी, मैं इधर इसकी स्ट्रक्चर बनानी है इसलिए मैं इसके पोस्टुलेट्स यहाँ लिखूंगा, यहाँ से शुरू करता हूँ या यहीं पे कर देता हूँ। नंबर 1, ये पूरा लिखना होता है पोस्टुलेट, ठीक है। तो हम कहेंगे डीएनए कॉन्सिस्ट्स ऑफ, यानी डीएनए बना होता है 2
पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, मैं अभी बताता हूं। कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के गिर्द कॉइल हुए फॉर्मिंग डबल हेलिक्स, एक सीढ़ी नुमा जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी मैं ये सारी बात आपको बताता हूं। ये वाले पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो बेटा आपको एक तो इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है, और एक इस चीज का पता होना चाहिए। अगर आप गौर करें, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, सबसे पहले अगर आपको इसका पता है तो मैं आपको यहां बताता हूं। बेटा असल में डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है। अब वो चूंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो हम उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। अगर वो होती ना आरएनए शरीफ, तो उसको हम ऑक्सीराइबोज या सिर्फ राइबोज भी कहते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में जो शुगर होती है उसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। सही है। अच्छा, दूसरे, ये अभी मैं आपके सामने बनाता हूं, तो ये समझे आप, दिस इज दी डीऑक्सीराइबोज। 5 कार्बन वाली शुगर है और इसके एक कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, और वो दैट इज द कार्बन नंबर 2। सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है ना, उस चीज को हम कहते हैं हम कहेंगे नाइट्रोजीनस बेस। क्या? नाइट्रोजीनस बेस। बेटा याद रखिएगा, नाइट्रोजीनस बेस होती है कार्बन नंबर 1 पे लगी हुई, और मैं उसको NB लिख देता हूं सिर्फ। जो नाइट्रोजीनस बेसिस होती है ना, वो 4 हो सकती हैं, वैसे वो और भी बहुत सारी हैं, 5 हो सकती है, लेकिन हम डीएनए चूंकि पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ 4 का बारे में पता होना है। उनमें से एक है एडिनिन, दूसरी है गुआनिन, तीसरी है साइटोसिन, और चौथी है हम कहेंगे थायामीन। और आप याद रखें, एडिनिन को हम A से लिखते हैं, गुआनिन को G से, इसको C से और इसको T से। एक और भी होती है जिसे यूरासिल कहते हैं, पर वो सिर्फ आरएनए में होती है, वो डीएनए में नहीं होती। और थायामीन सिर्फ डीएनए में होती है, वो आरएनए में नहीं होती, ये हमें पता है। उसके बाद बेटा कार्बन नंबर, ये जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, जो कार्बन नंबर 5 है ना, इसके ऊपर एक लगा होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये असल में ऐसा सादा नहीं होता, इसे कहते हैं H3PO4। ये बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। हम कहेंगे OH, OH और OH। किताब में आपकी ये पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनाई हुई, फर्स्ट ईयर में दूसरे चैप्टर में इसकी पूरी डिटेल स्ट्रक्चर है, इसलिए आप वहां पे जाके पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ इसको फास्फेट या फास्फोरिक एसिड बना देना होता है, बस इतना काफी है। तो जो कार्बन नंबर 5, तो यानी 3 चीजें होती हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। पहली चीज क्या थी? यानी एक फास्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 5 पे, और नाइट्रोजीनस बेस कार्बन नंबर 2 पे, और एक 5 कार्बन वाली शुगर। ये 3 चीजें। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का पता लग गया। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिसमें वावा सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़े हों। अब वो जुड़े कैसे होते हैं वो भी यहां बताना मकसद नहीं है, क्योंकि वो किताब में नहीं लिखा। अच्छा, वो जब जुड़े होंगे तो एक धागा बनेगा, है ना, यानी एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, जो तो ब्ला ब्ला ब्ला, काफी सारे आ गए। अब ये एक धागा बना है जिसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। पॉली मतलब काफी सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रैंड मतलब धागा। और ये कितने हैं? 2। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड विच आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। कॉइल का मतलब ऐसे एक दूसरे के गिर्द घूमे हुए, फॉर्मिंग द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब एक सीढ़ी बनाते हैं, जिस तरह एक सीढ़ी नहीं आप घर में ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ती, तो ये इस तरह से है। तो इफ आई मेक इट लाइक दिस, तो आपको पता है कि मेरी ड्राइंग जैसी भी है, बस गुजारा कीजिएगा। तो हम कहेंगे जी ये एक स्ट्रैंड है, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है
ये इसके गिर्द कॉइल हुआ है। ये बिल्कुल तरतीब से होता है, इतना मतलब हैज़र्ड नहीं होता, लेकिन चूंकि मेरी ड्राइंग शरीफ बहुत ही अल्लाह जन्नत नसीब करे है, तो आपने समझना है कि ऐसे है। ओहो, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये डबल हेलिक्स बन गया, ये सीढ़ियां हैं। अगर मैं सिर्फ इतना सा हिस्सा आपके सामने ऐसे बना दूं सिर्फ समझाने की खातर, तो आप ये समझ जाएंगे कि जी ये सीढ़ी दरमियान में बराबर फासला होता है। कितना होता है वो भी अभी हमारे इससे कोई इससे नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं, तो अगर एक स्ट्रैंड को हम यहाँ से खोल के ऐसे, ज़रा मैं यहाँ से इतना खोल के आपके सामने बयान करूँ, तो हम इसको कहेंगे कि जनाब ये इसमें क्या होता है, सबसे बाहर यानी ये जो नीला है इसमें फॉस्फेट शुगर, यानी ये फॉस्फेट ये वाला, फिर नीचे शुगर, हम इसको ऐसे लिख देते होते हैं लाइक दिस। आप समझ गए, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर, PS एंड सो ऑन। ठीक है, यानी बेटा शुगर फॉस्फेट, फिर ऊपर वाले की शुगर, फिर उसका फॉस्फेट, फिर उसकी शुगर, फिर उसका फॉस्फेट, इस तरह एक पूरी चेन बन जाती है। ये बाहर की तरफ होती है, ये एक स्ट्रैंड बनाया अभी मैंने, दूसरा कुछ इस तरह से है, उसकी भी फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, इस तरह से उसकी भी। तो हम दूसरा जो पॉइंट लिखते हैं वो क्या है कि ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं इनके दौरान क्या होता है, फॉस्फेट शुगर बैकबोन, यानी एक पूरी चेन बन गई ना, तो हम कहेंगे PS बैकबोन जो है वो बाहर की तरफ होती है, एंड नाइट्रोजीनस बेसिस ये वाली, ये समझे आप, फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इस तरह चेन, और नाइट्रोजीनस बेस इसकी भी अंदर की तरफ और इसकी इधर की तरफ। मैं अभी बताता हूं, नाइट्रोजीनस बेसिस आर टूवर्ड इनसाइड, अंदर की तरफ आ जाती है। सही है, मतलब इसकी नाइट्रोजीनस बेस कहां आएगी, ये शुगर पे लगी होती है, तो समझे आप ये एडेनिन है, ये थायामीन है, फर्ज किया ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, और ये फिर एडेनिन है, फर्ज किया, मैं सिर्फ तरतीब नहीं मतलब वैसे बता रहा हूं। ये आपको समझ आ गई। अच्छा, एक बात आपने ये याद रखनी है कि एक साइड की जो इसकी नाइट्रोजीनस बेस यहां है, इसकी यहां है, इसकी अंदर की तरफ है ना, यहां है। मैंने अभी जानबूझ के बनाई नहीं है, क्यों नहीं बनाई अभी मैं आपको बताता हूं। एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजीनस बेसिस दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजीनस बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रैंड ऐसे आपस में एक दूसरे के गिर्द रहते हैं, वरना ये तो धागा साहब इधर चला जाए और वो उधर चला जाए। यानी नाइट्रोजीनस बेसिस जो होती हैं, यानी आप ये तीसरा पॉइंट है, हम कहेंगे द नाइट्रोजीनस बेसिस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर, यानी पेयरिंग करती है, एंड दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। कैसे, आपने एक लफ्ज याद रखना है बेटा, 8GC। सही है, एडेनिन, अब ये लिखेंगे पूरा इसमें, एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विद थायामीन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर अप विद साइटोसिन, एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन AT पेयर एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन GC पेयर। तो अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ फिर मैं थायामीन लिखूंगा ना, यहाँ थायामीन है तो मैं एडेनिन लिखूंगा ना, यहाँ साइटोसिन है, गुआनिन है तो मैं साइटोसिन लिखूंगा, यहाँ साइटोसिन है, गुआनिन, यहाँ T लिखूंगा। इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके दरमियान भी 2, एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3, इनके दरमियान फिर 3, और इनके दरमियान 2। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह डॉटेड लाइन से लिखते हैं। दिस इज व्हाट वी से द वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इसके तीनों पॉस्टुलेट क्या है? नंबर 1, मैं पूरा इंग्लिश में फ्रेज करके बता देता हूं, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स व्हिच आर coiled around each other forming the double helix. In the double helix, the phosphate sugar backbone is present toward outside and nitrogenous bases of both strands are present toward inside.
the nitrogenous bases of one strand, they form the hydrogen bond with the nitrogenous bases of the other strand. Or this pairing is very specific. Adenine always pair up with thymine and guanine always pair up with cytosine. There are 2 hydrogen bond between adenine thymine pair, AT pair, and there are 3 hydrogen bond between GC pair. साथ में ये डायग्राम बनानी है, इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यहाँ तक बेटा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो भी कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।